हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जो भी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसा भी वेटेज बढ़ता जा रहा है करंट अफेयर्स का। इवन अभी आपके एसबीआई की भी नोटिफिकेशन आई, पीओ की। उसमें भी आप देखिए जीए का वेटेज काफी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं करंट की चीजें हर एग्जाम में आपकी इम्पोर्टेंट है। और केवल बैंकिंग के लिए नहीं, बाकी सभी एग्जाम में करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं 25 और 26 ऑफ दिसंबर की जो भी न्यूज़ थी उनको, और देखते हैं क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं। और बाल पुरस्कार है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों को दिए जाने वाले अवार्ड है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में उन बच्चों के साथ जिनको ये अवार्ड मिले हैं। तो फाइनली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत लगभग 17 बच्चों को 7 कैटेगरीज में अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और ये समारोह कहाँ पर हुआ? आपके राष्ट्रीय भवन कल्चरल सेंटर जो कि दिल्ली में है। तो ये पहली चीज तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट हो गई कि टोटल 17 बच्चों को दिया गया और 7 कैटेगरीज है। अगर इन 7 कैटेगरीज की बात करें तो ये 7 कैटेगरीज आप जरूर याद रखें। एक तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, ब्रेवरी के फील्ड में इनोवेशन हो गया, साइंस टेक हो गया, तीन चार पांचवें पर सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये सेक्टर जरूर याद रखें, मतलब कैटेगरीज जरूर याद रखें, किन किन कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। कहीं ऑप्शन एक दो ऊपर नीचे चेंज कर दिया और वहां पर लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। अगर ऑनरीज की बात किया जाए कि कितने बच्चों में, तो 7 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स को उनके बेहतर एक्टिविटी के लिए जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है, जो कि लगभग 14 राज्यों एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, जिसके तहत एक मेडल, सर्टिफिकेट एंड साइटेशन बुकलेट दिया जाता है। अब अगर आगे देखें कि कुछ इम्पोर्टेंट नाम भी थे, दैट मीन्स पूरे 17 बच्चे तो नहीं, लेकिन कुछ का इम्पोर्टेंट लगा। जैसे कि कुछ चीजें हैं, नाम तो जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोग्राम है तो हो सकता है वहां पर नाम आ जाए। जैसे कि किया हटकर के एक मतलब बच्चे का नाम आया है, 14 ईयर ओल्ड, जिसको आर्ट एंड कल्चर के तहत अवार्ड दिया गया है। डिसेबिलिटी के मतलब जो उसके बाद वहां पर रिकग्निशन पे वर्क है उनका, तो इसलिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ अयान साजद, जो कि 20 ईयर ओल्ड सूफी सिंगर, जो कि कश्मीर से आते हैं। देखिए एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिकग्निशन है इसलिए। तो ये कश्मीरी म्यूजिक एंड कल्चर के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। व्यास ओम जिग्नेश की बात की जाए तो इन्होंने संस्कृत लिटरेचर में काम किया है। लगभग 5,000 श्लोकास को मेमोराइज करने के साथ साथ कई सारे शो भी इंडिया ओवरऑल इंडिया में किए हैं। साइबर सिक्योरिटी इंटरप्रेन्योर की बात करें, ऋषि कुमार, अगेन कश्मीर फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फर्म स्टैब्लिश किया और वहीं पर उन्होंने लॉन्च किया था हैक फ्री भारत इनिशिएटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हैक फ्री भारत इनिशिएटिव इनिशिएटिव किसका है या कहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ चेस की बात करें तो अनीश सरकार का नाम आया। जस्ट 3 ईयर ओल्ड बच्चा है, जिसको यंगेस्ट एफआईडी रैंक प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो ये स्पेशल कैटेगराइज में आई थे, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप की चीज़ों को जरूर याद रखें। कंट्रीब्यूशन तो पूरे 17 बच्चों का रहा है, लेकिन जो जो पर्टिकुलर जैसे कश्मीर या केवल 3 साल की उम्र में रैंकिंग पाए जाने वाले, और इसीलिए दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस के फॉर्म में मनाया जाता है। तो ये भी डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब जैसे अभी बैक टू बैक हमने 2 डेज देखे, एक तो अभी आपका देखा था नेशनल कंज्यूमर डे अभी जस्ट, और उसके बाद गुड गवर्नेंस डे 24 एंड 25 ऑफ दिसंबर को। ये दोनों डेज थे। तो गुड गवर्नेंस डे, तो डेज भी याद रखें जो भी इंपॉर्टेंट है, और नेशनल कंज्यूमर डे, तो ये 2 डेज यहीं पर थे।
और 26 एकदम सीक्वेंस हो गया, 26 को वीर बाल दिवस। ये किसके रिस्पेक्ट में, एक कह सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो 10th सिख गुरु गोविंद सिंह के सन, जिनको मुगल के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और उनके चार सन, जिसमें चार साहिबजादा वो ही बोला जाता है, तो उन्होंने पर्टिकुलर अपना सेक्रीफाइस दिया था। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को ट्रिब्यूट देने के लिए इसकी दैट मीन्स ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जिसमें से 2 ऑफ हिज एल्डर सन्स डाइड इन द बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बैटल में, जिनकी डेथ हुई थी। अगर थोड़ा सा अगर इसकी बैकग्राउंड देखें, ये अवार्ड किन किन कैटेगरीज में आते हैं, तो देखिएगा, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, ये भी, इसके साथ साथ नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड जो 1979 से आया, एक्चुअली ये इंडिविजुअल का है और ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू है, और इसके थ्रू बाद राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड का अलग अलग कैटेगराइजेशन था। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग 2017-18 के तहत द स्कीम ऑफ द अवार्ड वाज रिव्यूड, इन सारी स्कीम्स को रिव्यूड किया गया, एंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दीज अवार्ड अंडर द नेम ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो एक सिंपल सी बात ये कही जाए कि जितने भी अवार्ड्स हैं, इनको एक सिंगल नाम की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिनका नाम है, या जिसका नाम बदल के कर दिया गया आफ्टर रिव्यू, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और ये किसके रिस्पेक्ट में मनाया जाता है, तो वीर बाल दिवस, जिसका सेलिब्रेशन हम लोग कब करते हैं, 26 दिसंबर को करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये तो अवार्ड की कैटेगरी है, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट मीन्स कितने से कितने उम्र के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने एज लिमिट रखी है, वो एज लिमिट रखी है 18 ईयर्स ऑफ एज। इसके साथ साथ पहली बात तो इंडियन सिटीजन मस्ट है, इंडियन सिटीजन के लिए है, जो कि भारत में रहता है और रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक, भारत में रहता हो, एंड एज अबव 5 ईयर, 5 साल से ऊपर, बट नॉट एक्सीडिंग, और उसकी एज अबव नहीं होनी चाहिए, नॉट अबव 18 ईयर्स। तो 5 से 18 साल के बीच में एज लिमिट ये रखी गई है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर। तो ये था हमारा, जो कि अपनी प्रेसिडेंट के थ्रू जो बच्चों को सम्मान दिया गया है वीर बाल दिवस के मौके पर। तो ये उससे रिलेटेड पहली न्यूज थी। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। यहाँ पर एक नाम आया, श्री एम टी वसुदेवन नायर, जिनकी अभी ये पास्ड हो गए हैं, मतलब पास्ड अवे हुआ, जिनका देहांत हुआ। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि अभी ड्यूरी में, कि भाई किस फील्ड से रिलेटेड है, इस टाइप का, क्योंकि अभी रिसेंट में कई सारे लोगों को हमने देखा, और रिसेंट में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी देहांत हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर श्री एम टी वासुदेवन नायर की बात की जाए, तो ये एक मलयालम राइटर एंड फिल्म मेकर रहे, जिनका पूरा नाम माधव हेकापट वसुदेवन नायर था, जिनको शॉर्ट में एम टी नायर के नाम से जानते थे। इनकी कई सारी दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन रहा है, कई सारी राइटिंग्स भी रही है, लेकिन कुछ एक दो फेमस जैसे राइटर्स के वर्क पर इन्होंने एक पर्टिकुलर इस टाइप की किताब, ग्लोबल रिकॉग्निशन, और इसके साथ साथ ये दोनों चीजें मलयालम स्टोरी टेलिंग थी, जो कि जिनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। अगर इनको अवार्ड की बात की जाए, तो वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन 1958 में केरल का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया इनके नॉवेल के लिए। और इसके साथ साथ 1995 में, जो कि लिटरेचर का सबसे पहले नंबर का अवार्ड होता है, हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे कहते हैं, अवार्ड, ये भी दिया गया। और ये पर्टिकुलर किस लिए, मलयालम लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। और इसीलिए इनका नाम याद रखिएगा, कि राइटर के साथ साथ फिल्म मेकर, और इनका कई ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये इस फील्ड से रिलेटेड थे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर, जैसे कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फाइनली श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, और ये अपने टाइप की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब ही है दो लोगों के बीच में होती है, और दो लोग कौन है यहाँ पर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और यहाँ पर ये जो कंडक्ट कराना था, 17 से 20 दिसंबर के बीच में कराना था 2024, और कहाँ पर होनी थी, विशाखापट्टनम में। इसको 2 फेज में कराया जाएगा, और इसमें क्योंकि ये पूछ लेता है इस एक्सरसाइज में, और डेट तो अभी भी याद रखिएगा,
क्योंकि डेट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने लगी जैसे जैसे एक्सरसाइज के नाम आते हैं। तो यहाँ पर आईएनएस सुमित्रा इंडियन दैट मीन्स फोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा इंडियन साइड, जबकि श्रीलंका की साइड से साइलो साइरो का नाम आया है जो एज अ पेट्रोल वेसल इसमें पार्टिसिपेट करेगा श्रीलंकन नेवी की तरफ से। इसकी शुरुआत इस बायलैटरल एक्सरसाइज की शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसका मेन फोकस रहा है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जो सागर नाम से दैट में सरकार का प्रोग्राम है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज का नाम है, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, उनको हम लोग एक जगह कवर करेंगे, लेकिन ये चीज हमारे न्यूज में थी। देखते हैं अगली न्यूज। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि कहीं ना कहीं सुनामी के बाद से सरकार का फोकस रहा है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी या इस टाइप का एक प्रोग्राम चलाया जाए ताकि अवेयरनेस के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी डेवलप हो पाए कि अगर इस टाइप की कोई भी चीज फ्यूचर में आती है तो उससे पहले ही प्रिपेयर्डनेस तैयार रहे, दैट मीन्स प्रिपेयर रहे, ताकि इससे होने वाले लॉस को कम किया जा सके। तो यहाँ पर फाइनली 20 एनिवर्सरी मनाई गई है जो कि 2004 में आया था इंडियन ओशियन सुनामी का। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक के एज वेल एज आपके अर्थ साइंस के मिनिस्टर, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पर्सोनेल, पब्लिक ग्रेवियांस के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस 20th एनिवर्सरी जो कि इंडियन सुनामी की रही है उसमें पार्टिसिपेट किया। और कहाँ पर, तो ये एक पर्टिकुलर सेंटर बनाया गया इंक्वायस, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट निकल के आया कि डिजास्टर वार्निंग सिस्टम में, क्योंकि जरूरी है कोई भी डिजास्टर है तो उससे पहले वार्निंग सिस्टम आपका बेहतर होना चाहिए, तो इंडिया टुडे को एज अ ग्लोबल लीडर का भी अवार्ड दिया गया है या सेलेक्ट किया गया है। ये जो इंक्वायस का दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट ग्राउंड लेवल पे आया, इसको आफ्टर सुनामी जो कि 2004 में आई थी, जो कि काफी डिजास्टर्स थी जिसमें लाखों पर्सन की डेथ हुई थी और कहीं ज्यादा इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट को लॉस भी हुआ था ह्यूमन के साथ साथ। तो उस चीजों को कहीं ना कहीं हम बेहतर तरीके से कम कर पाए और ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो या उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, इसलिए इसको ग्राउंड लेवल पे उतारा गया इनक्वायस के नाम से, दैट मीन्स इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो नाम से पता चल रहा है कि हमको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की जो भी सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है, ताकि अगर इस टाइप का कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो पहले से जानकारी हो पाए ताकि जान माल की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही इंडिया के कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर इन्होंने नाम लिए कि इंडिया कई सारे प्रोग्राम को इनिशिएट किया है ताकि चीजों को और बेहतर तरीके से उतारा जा सके, जैसे इंडिया का डीप सी मिशन और इसी के साथ साथ बायो ईथरी। अब बायो ईथरी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, ये दोनों चीजों की बात यहाँ पर की गई है। बायो, तो इसको जरूर याद रखेंगे, एक तो फुल फॉर्म इसका। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड रही है और इसका यूज आप इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी तीनों लेवल पे कर सकते हैं। एक चीज इसमें और आती है क्योंकि इस टाइप की चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है आपके इकोसिस्टम के लिए, और इकोसिस्टम के साथ साथ मेन चीज है क्योंकि इन्वायरमेंट की बात है तो बायोडायवर्सिटी का भी लॉस होता है, तो इन दोनों चीजों को सेफ प्रोटेक्ट करने का एम है। इसीलिए इस टाइप की चीजों से लोगों को अवेयर कराया जाता है, और अगर ये टाइप की चीजें प्रमोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नेशनल प्रॉस्पेरिटी को ही लॉस पहुंचेगा। इसीलिए इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस चीज की शुरुआत की गई, और इसीलिए इस ये जो प्रोग्राम शुरुआत किया इंडिया ने, इसको पीएम मोदी का भी सपोर्ट मिला था। और ये वर्ल्ड का, इसको आप कह सकते हैं वर्ल्ड का स्टेट ऑफ द आर्ट है अपने टाइप का, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इस टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ इंडिया की क्वांटम प्रोग्रेस, ओशियन रिसर्च एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस में कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी के लिए इन्होंने यूनेस्को और सुनामी रेडी इनिशिएटिव का कोलेबरेशन भी हुआ है कि कैसे बेहतर तरीके से जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम है उसको पहुंचाया जा सकता है अगर इस टाइप का डिजास्टर की संभावना है भी। इसके साथ साथ इंडिया का डीप सी मिशन जो कि 2026 तक टारगेट रखा गया है, जैसा कि स्पेस मिशन भी सरकार ने कहा है, स्पेस स्टेशन की बात की है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ डीप सी मिशन 2026 तक के लिए। और ये टारगेट या ये प्रोग्राम इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि जो सुनामी रेडी कम्युनिटीज हैं उसको ग्लोबल लेवल पर अचीव किया जा सके 2030 तक। दैट मीन्स 100% आपकी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए
ताकि अगर थोड़ी सी भी संभावना है किसी भी टाइप के लॉस होने की, तो उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर फाइनली इसको याद रखिएगा, सुनामी रेडी कम्युनिटीज ग्लोबली बाय 2030, और इसका 100% अचीवमेंट 2030 तक करने की बात कही गई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कई सारे अपॉइंटमेंट हैं इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा सरकार ने कई सारे फेरबदल किए थे, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग लाइन वाइज देखते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अरुणीश चावला इज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी आपके अपॉइंट हुए हैं, दैट मीन्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो फाइनली कौन अपॉइंट हुए? अरुणीश चावला, टेकिंग चार्जेस ऑफ द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट आते हैं, उसी में एक डिपार्टमेंट के अरुणेश चावला सेक्रेटरी बनाए गए। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा, चावला को एडिशनल चार्ज भी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटी यहाँ पर अपॉइंट नहीं होता है। अब इसके नीचे बाकी सारे अपॉइंटमेंट है, हम लोग यहीं देख लेते हैं। जैसे कि अमित अग्रवाल, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनको न्यू फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी बनाया गया है, क्योंकि पहले आपके जो थे फार्मास्यूटिकल में, वो कौन थे? चावला। तो चावला जी वहां चले गए सेक्रेटरी के फॉर्म में, और उनकी जगह पर अमित अग्रवाल आ गए। इसके साथ साथ टेक्सटाइल की बात की जाए, टेक्सटाइल सेक्रेटरी रचना शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दैट मीन्स रचना शाह कहाँ पर आ गई? टेक्सटाइल सेक्रेटरी से पर्सनल एंड ट्रेनिंग की सेक्रेटरी में आ गई। जबकि संजय सेठी न्यू सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होंगे, जिन्होंने रिप्लेस किया है नीलम शमी राव को, और नीलम शमी राव को अपॉइंट कर दिया गया टेक्सटाइल सेक्रेटरी में। किसकी जगह पर? रचना साहब। तो अभी आपने पढ़ा, देखिए रचना साहब पर्सनल ट्रेनिंग की चेयर हो गई, और उनकी जगह पर कौन आ गया? नीलम शमी राव आ गए, और नीलम शमी राव की जगह पर कौन आ गया? संजय सेठी आ गया। तो ये दैट में जो भी चेंज किया गया वो सरकार के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ मणिपुर में जो वायलेंस था, उसके जो चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी थे, उनको हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी यहाँ पर बना दिया गया। तो ये सारी चीजें याद रखें। इसके साथ साथ दो चीजें और, जैसे कि अवनीश चावला का नाम आया है, जो कि सेक्रेटरी आपके बने हैं, तो वो किसके सामने ओथ लेंगे? तो यहाँ पर नाम आया है इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी का। तो हमारे लिए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन है? तो यहाँ पर अजय सेठ है, अजय सेठ। लेकिन इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुए थे, फाइनेंस सेक्रेटरी। और वो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए थे? तो उनका नाम था तुहिन कांता पांडे। तो ये एक साथ आपको कई सारे अपॉइंटमेंट फेरबदल देखने को मिले। अ, एक इसके साथ ही अभी देखा ही होगा आपने कि कहीं ना कहीं गवर्नर्स के भी कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो 4-5 अपॉइंटमेंट हुए, इनको आप बार बार देख के रिवाइज करके याद कर लीजिए। इसके साथ साथ एक अपॉइंटमेंट और हुआ है, जम्मू कश्मीर बैंक ने अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया है अमिताभ चटर्जी को। तो जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, जो कि एक मीटिंग कराएगी 25 दिसंबर को, वहां पर अमिताभ चटर्जी को अपना MD एंड CEO बैंक का नियुक्त किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो कि इफेक्टिव होगा 30 दिसंबर 2024 से। इससे पहले अमिताभ चटर्जी किस पोस्ट पे थे? तो ये संभाल रहे थे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI के पद पे थे, जिनको उठाकर जम्मू कश्मीर बैंक का MD CEO बना दिया गया। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये विल रिप्लेस बलदेव प्रकाश, जिनका टाइम पीरियड 29 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो बलदेव प्रकाश की जगह यहाँ पर कौन आ जाएंगे? अमिताभ चटर्जी। एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए आया है, ये सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स नहीं, लेकिन कुछ दो चार पॉइंट है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उनके ग्रोथ की बात हुई है कि ये देखा गया है, और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है कि भाई शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का अच्छा जा रहा था, जब हम बात करें 2007 और 8 लेवल की, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन जब 2008 और 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आई ऑल वर्ल्ड लेवल पे, तो कहीं ना कहीं इसको सेट में सेटबैक मिले, और जितना सोचा गया था उसके बाद वो उतने को रिटेन नहीं रख पाया, अपनी ग्रोथ को रिटेन करने में सफल नहीं हुआ।
और इसीलिए कहीं ना कहीं देखा गया कि 2000 से लेकर 2004 ये जो 25 साल का टाइम पीरियड रहा है उसमें इसके ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ देखने को मिला है। इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि ठीक है, हम कॉम्पिटिटिवनेस चाइना के साथ तो कर रहे हैं, और चाइना जैसे लो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है तो हमारी भी उसी पर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को लो प्रोडक्टिविटी मतलब वैल्यू के हिसाब से या लो स्किल के हिसाब से चेंज करके कहीं हाई वैल्यू एंड हाई स्किलफुल पे जाना पड़ेगा। और एक दूसरा मेन रीजन ये बताया गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला है, वो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर कर रहा है वो केवल और केवल किस पे रहा है, दैट मीन्स किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाए। दैट मीन्स इन्वेस्टर का जो फोकस रहा है वो केवल इन्वेस्टमेंट पे रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट केवल डाल दी जाए, बाकी मार्केट के ऊपर है किस हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट का फोकस होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट का फोकस किस पे होना चाहिए, वो उन चीजों के दैट मीन्स क्रिएशन पर होना चाहिए। और क्रिएशन के साथ साथ अपनी कैपेसिटी को कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग कैपेसिटी। तो जब तक आप इन दोनों चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा आपको डिजायरेबल रिजल्ट नहीं देगा। और उसी का एग्जांपल यहाँ पर जैसे इन्होंने दिखाया है ग्रोथ, सीएजीआर को बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखिए तो कहीं ना कहीं आपके जो जीडीपी हमारी 6% लगभग जा रही थी उससे काफी कम है, लगभग 4.5%। तो जितना सोचा जा रहा है उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला। और वही चीज यहाँ पर भी आई है कि फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा का पूरा डेटा हुआ है कि एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें, आईआईपी का मतलब ही होता है इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं केवल अगर एनुअल एवरेज ग्रोथ की बात करेंगे तो 4% के लगभग रहा है। लेकिन एवरेज ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उससे भी कम है, 3.8। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखिए अगर बात की जाए कि सरकार ने इसके लिए काफी सारी चीजें की भी हैं, अब सरकार ने क्या क्या किया है, तो जैसे कि सबसे पहले बात की जाए, अगर सरकार के हम लोग देखें तो सरकार जैसे लेकर आई थी मेक इन इंडिया, सरकार ने मेक इन इंडिया लेकर आया। अब मेक इन इंडिया ने आपका दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बढ़ाया, लेकिन काम की बात यह है कि मेक इन इंडिया फोकस करता है लो स्किल एज वेल एज लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग पर। लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग यही आपके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लॉन्ग टर्म में बनता जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया को चैलेंजेस मिल रहे हैं। और वो चैलेंज किससे मिल रहा है, आपके आसपास के नेबर कंट्रीज से, जैसे इंडोनेशिया हो गया, ताइवान हो गया, ताइवान के साथ साथ थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के साथ साथ वियतनाम हो गया, और कहीं ना कहीं मैक्सिको भी हो गया। ठीक है। और क्योंकि यही देखा गया कि जो चाइना का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था कहीं ना कहीं कहाँ हुआ, मैक्सिको में हुआ। तो ये चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मेक इन इंडिया के साथ साथ सरकार ने एक स्कीम और लॉन्च की थी कोरोना के बाद, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसका भी फायदा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू पीएम का एक स्टेटमेंट भी आया था कि प्रॉफिट लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम है उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके देश में अट्रैक्ट किया, लगभग 1.25 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट आपके देश में किया है। इसके साथ साथ अगर और बात की जाए कि इंडिया प्रेजेंट में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जिसने ये सब स्कीम का फायदा ही है कि कहीं ना कहीं जैसे आप मोबाइल मार्केट की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो आफ्टर चाइना इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है किसका, मोबाइल का। और आज इंडिया में लगभग 99% मोबाइल फोन डोमेस्टिकली बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2023 और 24 के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिया बेहतर कर रहा है, लेकिन और अगर बेहतर करना है तो ये जो चीजें बताई गई हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने पर, दैट मीन्स चीजों को क्रिएट करने पर अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि ग्लोबल लेवल पे जो हमको चैलेंजेस मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर कर पाए। तो ये जो फैक्ट हुआ है ना, थोड़ा सा इसको जरूर याद रखें। 6 से जीडीपी के कंपैरिजन में 6 से 4.5 कहीं ना कहीं, और ये फाइनेंशियल ईयर में 3.8 या 4% का ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि बिल्कुल भी जितना अनुमानित था उतना नहीं है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा है।
अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपके लिए काम आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे डेटाज हमको मिलते हैं। आईआईपी से रिलेटेड आता है, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से डेटा आता है, जिसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं, तो वो सारी चीजें इसका हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर बाल्ड ईगल का नाम आया है, इसको न्यूज में आपने देखा ही होगा कि बाल्ड ईगल जो कि एक पावरफुल सिंबल है अमेरिकन स्ट्रेंथ का, जो लगभग ओवर 2 सेंचुरीज से उनके सपोर्ट में है, मतलब साथ चल रहा है। और इसीलिए काफी बड़ी हिस्ट्री, लगभग 250 सालों की यहाँ पर हिस्ट्री मानी गई है इस बाल्ड ईगल की, इंडिया के अमेरिका के सिंबल के फॉर्म में। और उसको फाइनली आपने देखा होगा, जो बिडेन ने कई सारे बिल पास किए और उसको फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया। और प्रेजेंट में काफी टाइम लगा अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अपने एम्बलम पर इसका यूज और ग्रेट सील पर इसका यूज सिंस 1782 से ही कर रहा है। ऑन द सील द ईगल इज कंप्राइज्ड ऑफ ओलिव ब्रांच, एरोज, शील्ड एंड मोटो है ई प्लूरिबस यूनम। तो एक तो पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन है, इस मोटो के साथ इसका यूज लगातार होता आया है। और जो बार्ड ईगल है, नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये मैक्सिको बॉर्डर से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज कनाडा तक में पाया जाता है। तो एक पावरफुल पक्षी है जिसको यूएस ने अपना फाइनली पावर का सिंबल भी शो किया है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो पहले ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर अंतर्गत आता था, फिर इसे 2007 में उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया रिकवरी एफर्ट्स की वजह से। अब इनकी संख्या बढ़ गई है और ये लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में आते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाल्ड ईगल, इसका पावरफुल दैट में सिंबल फाइनली अमेरिका का ऑफिशियल सिंबल डिक्लेयर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ये एक न्यूज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है कि देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बाद दो यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज फाइनली इंडिया के गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका एजुकेशन सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, और वहां पर आपके इंटरनेशनल दैट मीन्स उनका लेवल बेहतर होता जा रहा है कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं कि उनका कैंपस कहाँ पर हो, इंडिया में हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का हो जाए या दैट मीन्स एक लेवल और टेक्नोलॉजी जो एक्सचेंज होगी, नॉलेज जो एक्सचेंज होगा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सबको पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर आई एफ एस सी ए का पहली बात तो आप फुल फॉर्म याद रखें। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने फाइनली परमिशन दे दी है कि ये चीज अक्टूबर 2022 की है, कैंपस रेगुलेशन के तहत। और इंडिया में दो फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं। और वो दो यूनिवर्सिटीज यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती हैं। एक तो क्वींस यूनिवर्सिटी है जो कि बेलफास्ट से, और दूसरा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। तो फाइनली इनका एप्लीकेशन दैट मीन्स पास हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने सेंटर खोल सकते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के बाद आने वाले दो यूनिवर्सिटीज होंगे। तो मतलब काम की बात ये की जाए कि क्वींस यूनिवर्सिटी थर्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ चुकी हैं। और सेकेंड यूनिवर्सिटी की बात करें यूके की, तो कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी है, जो 1843 में स्टैब्लिश हुई थी, लगभग 13,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ 160 कंट्रीज में इसके कैंपस देखने को मिलते हैं। तो क्वींस यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ यूके यूनिवर्सिटी। अगर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो इससे पहले आई थी, जिसको इंटरनेशनल कैंपस ओपन करने का परमिशन दिया गया था, तो डेक्कन यूनिवर्सिटी जनवरी में ओपन हुई थी, फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी थी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में ओपन हुई, दैट मीन्स गल्फ सिटी में। और लगभग इसने 45 बच्चों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू किए बिजनेस एनालिटिक्स एंड साइबर क्राइम में। और नवंबर 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगोंग सेकेंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी बनी थी। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो क्वींस यूनिवर्सिटी है वो थर्ड यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसे रिकॉग्निशन दे दिया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली चीज है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इस गिफ्ट सिटी में आती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, शुरुआत 5 साल के लिए किया जाएगा, जिसको आगे रिन्यू कर दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। तो 5+5 दैट मीन्स 5 साल के लिए आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रिन्यूअल आपका अगले 5 साल के लिए होगा।
और यहाँ पर उन्हीं यूनिवर्सिटीज को मौका मिलता है जो ग्लोबल ओवरऑल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में टॉप 500 में होती है, या जो पोखरल साइमंड की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसमें उनका दैट मीन्स कहीं ना कहीं रैंक आया होता है, तो वो आपके गिफ्ट सिटी में कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट आर रेप्यूटेटेड इन इट्स होम जुरिस्डिक्शन और आल्सो एलिजिबल, मतलब अगर आपका रेपुटेशन बेहतर है तो वहां पर भी दैट मीन्स पर्टिकुलर एरिया जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो वो भी आप गिफ्ट सिटी में रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारी वो बातें दी गई हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो या तो टॉप 500 ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग में हो, कॉकरेल साइमेंट्स में हो, या अपने एरिया में भी टॉप रेपुटेटेड अगर यूनिवर्सिटी है तो आप दैट मीन्स इंडिया की गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है वहां पर आप अपना कैंपस खोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज आई है, लगभग आपके दैट मीन्स एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कही है चाइना ने, और ये 137 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर पर फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आ, एक जाहिर सी बात है परेशानी का या चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिवर है ब्रह्मपुत्र वो आपके इंडिया में ही एंटर करती है, और काफी एरियाज जो अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद के हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन फैसिलिटी भी ब्रह्मपुत्र से पूरी की जाती है। और अगर इसके पहले कहीं डैम बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना आ, इसके पानी को ज्यादा से ज्यादा रोकेगा, यूज करेगा, तो हो सकता है कि हमारे लिए या इंडिया के लिए या आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है उनके लिए भी एक चैलेंजेस या कोई इशू क्रिएट हो जाए, क्योंकि वैसे भी इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत फ्रूटफुल या फ्रेंडफुल तो है नहीं। तो ये सब चीजें हमारे लिए एक इशू क्रिएट करती है। तो फाइनली यहाँ पर चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, तो ये नाम दिया है, दैट मीन्स एक रिकॉग्निशन ही हो गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने की बात कही है, जिसके लिए 137 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पास किया है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि तिब्बत इंडियन के बॉर्डर पर। और इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है ये एक टाइप का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको यारलुंग सांगपो रिवर में बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र इंडिया में बोला जाता है और तिब्बत में इसका यारलुंग जैंगो बोला जाता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये एक टाइप का ग्रीन प्रोजेक्ट होगा जो लो कार्बन डेवलपमेंट पर डिपेंड होगा, लेकिन दिक्कत तो हमारे देश के लिए है, ये यहाँ के लोगों के लिए है अगर किसी भी टाइप से पानी रोका जाए। ये जो डैम बनाया जा रहा है ह्यूज जॉर्ज पे बनाया जा रहा है, जहाँ पर हिमालय की रीस देखने को मिलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेते हुए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इधर तिब्बत से आती है और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यहाँ से ऐसे होते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है। तो कहीं ना कहीं यहीं पर इसका डैम का इसीलिए कहा गया कि इंडिया के जस्ट बॉर्डर पर ये डैम बनाया जा रहा है। इंडिया ने भी कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश में ताकि पानी का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से किया जाए। इसी चीज को दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पर, ताकि जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इंडिया एंड चाइना ने मिलकर अपनी एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 में अ, बनाई थी, ताकि बाउंड्री दैट मीन्स ट्रांस बाउंड्री रिवर वाला जितना भी केस है, बॉर्डर पार वाले रिवर का केस, उनको बैठकर आपस में सुलझाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इश्यूज क्रिएट होते रहे हैं, चाइना कहीं ना कहीं मनमानी करता आया है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिलता है। द तिब्बतन प्लेट्यू रिगार्डेड एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड, एक एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक का भी एक बड़ा जोन है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स पर है, तो हो सकता है डैम बनाने से इसका रिपरकशन ये भी हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट अर्थक्वेक के फॉर्म में देखा जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है इंडिया एज वेल एज किसके लिए, बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए। इसके बाद अगली न्यूज देखी जाए तो एक यहाँ पर एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड आया है 2024 का। और फाइनली यहाँ पर RINL जो कि एक कॉरपोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम की स्टील प्लांट से रिलेटेड, उसको बेहतर काम के लिए या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश की तरफ से। तो इस आंध्र प्रदेश की जो स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन है उन्होंने RINL को सेलेक्ट किया है, जो कि एक स्टील से रिलेटेड वर्क्स में नाम है, और इसीलिए उनको गोल्डन अवार्ड मिला है। ये जो गोल्ड अवार्ड मिला है ये RINL के बिहाफ पर उसके जो GM है श्री उत्तम ब्रह्म एंड जो DGM है श्री VVS पुल्ला रेड्डी ने एक्सेप्ट किया किया है। तो ये स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है, जिसको जिसको पर्टिकुलर कंपनी को प्रोवाइड किया गया है फॉर देयर एनर्जी कंजर्वेशन।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि आप इकरा की बात करते ही हैं। इकरा जो कि एक दैट मीन्स जैसे आप कहते हैं रैंकिंग या रेटिंग एजेंसी के नाम से कहते हैं, जो कि एक रेटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। रेटिंग सर्विस किस चीज़ की रेटिंग? तो दैट मीन्स जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंट्रीज हैं, उनको रेटिंग्स देती है। रेटिंग्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई किसी कंट्री ने लोन दिया तो वो अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रही है, टाइम से चीज़ों को पे कर पा रही है कि नहीं। तभी आपका दूसरा सामने वाला देश आपकी रेटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रिजल्ट देखकर कहीं ना कहीं आपके यहाँ प्रमोट करता है खुद को। तो इसीलिए ये रेटिंग्स दी जाती है। तो सबसे पहली चीज की इकरा ESG रेटिंग्स है क्या? तो यहाँ पर ESG का सीधा सा मतलब है इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। तो इसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। ये किस चीज की रिपोर्ट या किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे अबाउट, क्योंकि नाम ही लिखा गया है इन्वायरमेंटल, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, सोशल समाज का भी, और गवर्नेंस का भी। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? अबाउट, क्योंकि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। अबाउट दी सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है? ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस करने के चक्कर में इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, सोसाइटी पर या सोशल कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हो। तो कंपनी के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनको रेटिंग देती है। और इसीलिए ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर इंडिया की रैंक 6th आई है। कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन में टोटल 127 कंपनीज का यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया है। और ये जो आपका टारगेट बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसको यहाँ पर SBTI नेट जीरो टारगेट भी दिया गया है, नाम रखा गया है, क्योंकि एक्चुअली इंडिया का भी नेट जीरो टारगेट इमिशन रहा है कार्बन का 2070 तक अचीव करना। तो ये तभी हो पाएगा जब ग्लोबल लेवल पर कंपनीज बेहतर तरीके से काम करें, ताकि ग्लोबल इमिशन या ग्लोबल जो कार्बन का परसेंटेज है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और इसी टारगेट को अचीव करने के बाद इकरा ESG ने अपने रैंकिंग के थ्रू दिखाई है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस टाइप की चीजों को अचीव कर पा रही हैं। इकरा ESG इज फॉर्मरली नोन एज, इसको पहले आप किस नाम से जानते थे? प्रगति डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड, PDCSL। तो ये एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मली एक्चुअली देखिए, इकरा जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसी में, उसी की एक सब्सिडरी आप बोल लीजिए इकरा ESG है। तो जो आपकी इस टाइप की चीजें प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए, और इसी को पहले क्या बोलते थे? प्रगति डेवलपमेंट कंसल्टेटिंग सर्विस लिमिटेड बोलते थे, जिसको अभी इकरा ESG के नाम से जाना जाए। अगर इनकी बात की जाए तो जितना भी आपका ग्लोबल कार्बन इमिशन हो रहा है इंडिया की तरफ से, उसमें इन्होंने कहा कि ये जो टॉप की कंपनीज आई हैं इंडिया की तरफ से, काफी सारी कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है। 7% बिलोंग टू द हाई इमिशन सेक्टर, टोटल लगभग 7% जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड माइनिंग से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो अदर चीजें हैं वो टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस से कहीं ना कहीं ग्लोबल कार्बन इमिशन देखने को मिल रहा है, जो कि लो से मीडियम लेवल तक का दैट मीन्स प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन 7% जो कि अपने आप में ज्यादा है, वो सीधे कहाँ से आ रहा है? मटेरियल एंड माइनिंग से। ये जो SBTI इज अ वॉलेंट्री टारगेट सेटिंग इनिशिएटिव है। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि भाई आपने खुद से कह दिया कि हाँ भाई, अ, कि हम इन्वायरमेंट के लिए बेहतर तरीके से काम करने के लिए कार्बन की इमिशन को कम करेंगे। और इस ग्लोबल रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम का रैंक हाईएस्ट रहा है, क्योंकि यहाँ की कंपनीज का इमिशन काफी कम रहा है। लेकिन अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट रैंक किसको मिला है? तो जाहिर सी बात है चाइना, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन में तो कर ही रहा है, लेकिन वहां पर इमिशन जो हो रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जबकि इंडिया की रैंक काफी अच्छी है। इनिशिएटिव इंडिया की सरकार एज वेल एज कई सारी कंपनीज भी लेती हैं कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर काम करेंगे, इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो रेटिंग की जो चीफ रेटिंग ऑफिसर है शीतल सर, उन्होंने दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम है ये है क्या, जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया कि SBTI भाई वॉलेंट्री जो इमिशन के बारे में है और नेट जीरो पर आप काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो नेट जीरो टारगेट या SBTI है, ये एक टाइप का, इसे आप इनिशिएटिव बोल लीजिए, जो क्लाइमेट स्ट्रेटजीज को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करता है। इसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज है उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ प्रमोट किया जा सके।
जिससे आपके इनोवेशन एंड जो रेगुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल पाए। तो जो ऑल वर्ल्ड लेवल पर एक सिंगल एम या ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जा रहा है कि कैसे कैसे भी करके इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले निगेटिव इम्पैक्ट को रोका जाए, उसी को बेहतर तरीके से उसके लिए अकाउंटेबिलिटी प्रूफ हो पाए, उसके लिए ट्रांसपेरेंट रह पाए हम अपनी पॉलिसीज में। इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं या इन दोनों का नाम आता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात की गई है इंडिया के केस में, लेस देन 10% ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ इंडिया ओवरऑल इमिशन। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का ओवरऑल इमिशन हो रहा है उसका अकेले 55%, जितनी भी कंपनीज इंडिया की तरफ से इंक्लूड की गई हैं उसका अकेले केवल 10% कंपनीज हैं। मान लीजिए 100 कंपनीज इंक्लूड की गई तो इसका 10% मतलब 10 कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है 55% ओवरऑल इमिशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जीरो की तरफ जाना भी चाहते हैं, लेकिन बाकी सारी कंपनीज तो आपके लिए बेहतर कर रही है, लेकिन अगर कुछ कंपनीज जरूरत से ज्यादा इमिशन करेगी तो आप ये जो टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन का इसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स एक कोलाबरेटिव इफेक्ट मिलना चाहिए अगर आप इन सारी चीजों को ग्राउंड लेवल पर और इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट अब आपको समझ में आ गई होगी तो करना क्या चाह रही है या इंडेक्स किस चीज के बारे में है। तो कुल मिलाकर कंपनीज जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो अपने कार्बन इमिशन को कम करें ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो पाए। कुल मिलाकर इसी पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक इकरा की ईएसजी है और इसके साथ एसपीटीआई है। तो अब आपको आई होप ये चीजें समझ गई आ गई होंगी। और यहाँ पर जो ईएसजी काम करता है तो अगर लेवल की बात करें तो इसका इम्पैक्ट ट्रांजिशन एंड कंबाइंड रेटिंग्स पे काम की जा रही है और यहाँ पर जो स्केल है वो 0 से 100 के बीच में है जिसके बीच में नंबर दिए जाते हैं। तो ये टाइप का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। जितना बेहतर आप करते जाएंगे उतना इंडेक्स पे अच्छे होते जाएंगे। जैसे यूके ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहा है जबकि सबसे लास्ट में कौन है, चाइना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है सीपरी। सीपरी, अब अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सीपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इसके कई सारे इंडेक्स आते हैं, कई सारे इंडेक्स इन द सेंस यहाँ पर तो अभी केवल ये रेवेन्यू से रिलेटेड है जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे आम से। इसके साथ साथ कौन सा देश कितना आर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा देश कितना आर्म्स प्रोक्योर कर रहा है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इन सब की एक रिपोर्ट निकालता है और इसके साथ साथ एक इंडेक्स भी रिलीज करता है सीपरी। तो एक एजेंसी समझिए जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम, इसीलिए नाम ही पड़ गया स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में। स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में है। तो इस हेडक्वार्टर के साथ ये अलग अलग कंट्रीज के जो भी दैट मीन्स जैसे कि आर्म्स में जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है या आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनकी एक लिस्ट देता है। तो फाइनली इन्होंने बताया कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का आर्म्स जो सेक्टर है वो ग्लोबल लेवल पर काफी बड़ा होता जा रहा है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और लगभग 6% का इंक्रीमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू सिफरी उनके रेवेन्यू में। तो वही चीज कह रहा है कि कंबाइंड जो रेवेन्यू देखने को मिला है कंपेयर टू 2023 में जो 5 मतलब 2022 में जो कि 5.8% था वो मतलब काफी बढ़ गया है और वो बढ़कर आपका 6.37% पहुंच गया है। जो पहले मतलब 2022 में जो 6.37% था वो बढ़कर 6.7% पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं लगभग इसी की बात हो रही है, लगभग 6% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है पिछले एक साल में। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, चीजें बेची जा रही होंगी, इसीलिए आप वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहे हैं कंपनीज के रेवेन्यू के मामले में, कंपनीज के पैसा कमाई के मामले में। और अगर बात की जाए टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनीज में तो इंडिया की 3 कंपनीज को देखा गया है। एक एचएएल है, भेल है, ये दोनों बेंगलोर बेस्ड है, और मैस्कॉन डॉक जो कि मुंबई बेस्ड है। ये टॉप 3 कंपनीज हैं सिपरी की लिस्ट में और ऑल आर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब देखिए अगर अलग अलग रैंक की बात की जाए टॉप 100 में एचएएल का रैंक 43 आया है। भेल की बात की जाए तो ये थोड़े से नीचे गिर गए 67 फ्रॉम 65, 65 थे पिछले साल 67 पे हो गए। एमडीएल की बात करें, मैजगॉन टॉप की बात करें तो 94 पे आए हैं 96 से, तो ये भी ऊपर की ओर मूव किए हैं। अब अगर ऑल रीजन्स की बात करें तो इस रीजन्स को जरा ध्यान में रखिएगा।
लेकिन अगर पर्टिकुलर शार्प राइज की बात करें तो वो आपको वेस्ट एशिया देखने को मिला है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी भी है रशिया वॉर की वजह से, रशिया एंड यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट में भी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आर्म्स के बारे में बात हुई है, या आर्म्स का जो प्रोडक्शन है उसकी कहीं ना कहीं रेवेन्यू से हाई हुआ है। तो ये अगर टॉप 100 कंपनीज की बात करें सिपरी के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर इंडिया की 43, 65, 96 पर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले साल थे, और इस बार 43 का 43 हिंदुस्तान रहा ही है एचएएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 65 से 67 आ गया, और मैजगॉन डॉक 96 से 94 आ गया। और एक चीज यहाँ पर और देखिएगा इसको दूसरे नजरिए से भी, कि अगर टॉप 5 कंपनीज देखा जाए तो वो आपकी कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? यूएस से। तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाते हैं या इस टाइप के आ जाते हैं, भाई टॉप 10 में यूएस की कितनी कंपनी है? तो क्योंकि यहाँ पर नाम ही दे दिया है, पूरी लिस्ट ही उन्होंने जारी की है कि ऊपर की पांचों कहाँ की हैं, यूएस की हैं। और जब से टॉप पर कौन है, लॉकहीड मार्टिन। तो इसको जरूर याद रखें, तो टॉप की 5 ऑल आर बिलोंग्स टू यूएस। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए यहाँ पर इंडिया का एक दो तीन डेवलपमेंट हुए। इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट आया है, अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के लगातार काम किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो कि इंदौर का एयरपोर्ट है, तो आप सीधे कहेंगे भैया कि पहला फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कहाँ बना है, तो ये कहाँ पर बना है, इंदौर में। और अगर उसके नाम की बात करें तो नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। तो इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है, जो लगभग 3,000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के साथ इनॉग्रेट किया गया। अब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सीधा सा मतलब है, ये एक टाइप का ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके दोनों चीजों को सेग्रीगेट भी कर देगा और उसको रिसाइकिल भी कर देगा, जो भी वेस्ट रिलीज हो रहा है। और वेस्ट कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो वो चाहे आपके एयरपोर्ट पर रिलीज होने वाला हो, चाहे आपके एयरक्राफ्ट से रिलीज होने वाला दैट मीन्स वेस्ट हो, तो दोनों के लिए तो ये दो लेवल पे काम कर रहा है। और एयरपोर्ट की जो जीरो वेस्ट इनिशिएटिव है, वो 4R कॉन्सेप्ट पे काम करती है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, रीस्टोर करना है। तो ताकि आपके एनवायरनमेंट को होने वाले लॉस को कम किया जा सके। और इसीलिए जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने इसकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं इनहेंस करने की बात कही है, लगभग 40 लाख पैसेंजर से 90 लाख पैसेंजर अगले 3 सालों में। और ये ग्लोबल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी देगा, और इन्होंने कहा है कि हाँ भाई, आपको कुछ दिनों में थाईलैंड एंड यूएस तक की कनेक्टिविटी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा, और इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट भी है। और कहाँ है? इंदौर में। तो जैसे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर में इस टाइप की चीज ओपन की गई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये फेवा, इसको चाहे नाम में आ रहा था न्यूज में भी, फेवा संवाद बोल लीजिए, चाहे फेवा डायलॉग बोल लीजिए, बस नाम अजीब है। एक स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि ये फेवा संवाद क्या है, या किन किन देशों के बीच में हुआ है। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि नेपाल एंड चाइना गवर्नमेंट के बीच में रीजनल प्रॉस्पेरिटी, जो क्षेत्रीय संबद्धता है, उसको बढ़ाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए ये फेवा संवाद कराया गया है। जहाँ पर 2 दिन के विजिट पर थे, दैट मीन्स पोखरा लेक पर, जो कि एक फेमस है। और वहीं पर इसका उद्घाटन जो पुरानी प्रेसिडेंट रहे हैं विद्या देवी भंडारी के द्वारा किया गया है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बीच में भी डायलॉग एक्सचेंज होंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, बस आपको ये याद रखना है फेवा संवाद इन दो देशों के बीच में हुआ है। एक न्यूज आपके एरो इंडिया से रिलेटेड है। तो इसका जो 15th एडिशन होगा एरो इंडिया 2025 का, इसे एयर फोर्स स्टेशन येलहंका, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है, वहां पर कराया जाएगा। और ये कब कराया जाएगा? 10 से 14 फरवरी के बीच में। ये एक बाइनियल इवेंट है, द्विवार्षिक इवेंट है, जो इंडिया के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को शो करता है ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस लैंडस्केप में। मतलब आप अलग अलग अपने दैट मीन्स जो भी चीजें हैं, या प्रोग्राम्स हैं, या जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है, उनको यहाँ पर शो करते हैं। और इसकी शुरुआत लगभग 1996 से मानी जाती है। और इंडिया लगातार डिफेंस एग्जीबिशन लगाते रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान, और ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, 15th एडिशन दैट मीन्स कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में। आप मुझको कमेंट सेक्शन में
इसी से रिलेटेड बताएं कि 14th एडिशन कहाँ कराया गया था पिछले साल। 14th एडिशन कहाँ कराया गया था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर आया है कंट्री का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, वही बनाया जा रहा है। अब ये कहाँ बनाया जा रहा है, इस टाइप की चीजें जो भी पहली और आखिरी होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम विजिटर्स के लिए ओपन होने वाला है, दैट मीन्स सभी ऑल वर्ल्ड के विजिटर्स के लिए, जिसका नाम अभय प्रभवना भी रखा गया है। और इसको बिल्ड किया है फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ने। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये मुंबई पुणे के हाईवे पर है, और इसको बनने में लगभग 12 साल का समय लगा है और 400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर इसकी बात की जाए कि ये किससे मैच करता है, तो इट इज ए ग्रैंड रेप्लिका ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और पर्टिकुलर ये जो कि येलो जैसलमेर स्टोन से बनाया जाएगा, ये जो म्यूजियम की बात की जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर जैसलमेर के पत्थर यूज किए जाएंगे, वो भी येलो जैसलमेर स्टोन्स। अगर बात की जाए कि भाई ये म्यूजियम रिलेटेड किससे है, तो जो आपके जैनिज्म की 24th, दैट मीन्स रिलीजियस, जिसे आप टेक्स्ट बोल लीजिए या रिलीजियस, जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जिन्होंने दैट मीन्स ग्राउंड रियलिटी पर चीजों को एक्सपेंड किया, जिनको यहाँ पर तीर्थंकर्स बोला जाता है। 24 जैन तीर्थंकर्स पर ये पूरा का पूरा अ, उनकी हिस्ट्री पर, उनकी फिलॉसफी पर ये म्यूजियम पूरा बेस्ड है। और उन्होंने जो भी मैसेज दिए हैं अ, उनके बारे में, दैट मीन्स वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैन पर डिपेंडेंट या जैन पर आधारित, उनके 24 तीर्थंकर्स पर आधारित ये म्यूजियम है, और ये इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम है जिसको यहाँ पर मुंबई पुणे हाईवे पर बनाया गया है। इसके साथ साथ बात करें कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये इंद्रायणी रिवर के किनारे है। और क्लोज टू द 2200 ईयर ओल्ड येलो जैन केव्स, वहीं पर जैन केव्स भी हैं। और ये म्यूजियम लगभग 3.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 100 फीट टॉल पिलर्स भी इसके कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड हुए हैं। तो एक तो ये कंट्रीज का हो गया। अगर इसी में बात करें, इसी साल अ, इंडिया में एक चीज और लॉन्च की गई थी, अगर उसमें हम लोग बात करें, कंट्री का पहला फर्स्ट डिजिटल नेशनल नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी। इपिग्राफी सीधी सी बात की जाए तो जैसे पत्थरों पर कोई चीज अंकित होता है, लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी कहाँ पर आया था, तो ये भी है विंग ऑफ सलार जंग म्यूजियम। और ये कहाँ पर है, सलार जंग म्यूजियम, तो ये है हैदराबाद। तो ये इसका इनॉग्रेशन वहाँ हैदराबाद में हुआ था। दैट मीन्स इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ इपिग्राफी। इसको भारत श्री के नाम से भी दैट मीन्स रिकॉग्नाइज किया गया, भारत श्री। और यहाँ पर एशियंट इंस्क्रिप्शन के लगभग 1 लाख इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखे गए, 1 लाख एशियंट इंस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंस्क्रिप्शन का मतलब ही है लिखावट, जो पत्थर पे लिख दिया जाता है। तो ये चीज जरूर याद रखें। कंट्री का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी हैदराबाद में है, और ये मुंबई पुणे हाईवे पर ओपन किया गया, जो जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, एक इंडेक्स आई है, हम लोग कई सारे इंडेक्स देखते हैं, जैसे अभी रिसेंट में ये आपका न्यूज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स से रिलेटेड है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया भाई, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। और ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई भाई, 39 आई। तो इस टाइप के कई सारे इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले 2024 का जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आया, इसको पब्लिश किसने किया, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड भी इसी के साथ, इसके साथ साथ सैड बिजनेस स्कूल ने मिलकर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसको लॉन्च किया है। इनके हिसाब से लगातार तीसरे साल यूएस नंबर 1 पे रहा। अब नेटवर्क रेडीनेस की बात करें तो इसका एक मेन मोटो रहा है, बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो। ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस ये काम करते हैं,
जिसका पूरा का पूरा जो मेन फोकस रहा है डिजिटल रेडीनेस पे रहा है, कैसे चीजों को बेहतर किया जा सके। डिजिटल रेडीनेस का सीधा सा मतलब है कि एक तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, दूसरा आप किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा आप बात कर रहे हैं डिजिटल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसके साथ साथ आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ताकि कितना एसेसिबल बनाया जा सके, लोगों को एक्सेस हो पाए आसानी से, इजी हो पाए और उसका बेहतर यूज हो पाए। इसीलिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी की जाती है फॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जो आपके डिफरेंट 3 लेवल्स पे काम करता है और एक टाइप का इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है। देखिए उतना टेक्निकल इसमें नहीं होना है कि अलग अलग लेवल है, पहले लेवल पर कुछ चीजें हैं, फिर वो सेकंड लेवल पे जाएगी, फिर उसी से थर्ड लेवल पे निकलेगी। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि पिलर्स एंड उसके सब पिलर्स पर कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम बेस है। लेकिन अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो इसके 4 पिलर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, पीपल है, गवर्नेंस है, इम्पैक्ट। तो देखिए पिलर एंड उसके सब पिलर, ठीक। तो ये उसी की बात कर रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अगर ध्यान में रखना है तो ये 4 पिलर्स इसके जरूर याद रखें, क्योंकि देखिए रेडीनेस है तो टेक्नोलॉजी पर ध्यान होगा। वो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली कनेक्ट किससे करती है, यूज कौन करता है, पीपल करता है। अब उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे आना है तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस उसका होना चाहिए, नहीं तो चीजों का मिसयूज शुरू हो जाएगा, वो निगेटिव फीडबैक देने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। तो TPGI, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और उसका उन पर इम्पैक्ट। तो ये 4 पिलर्स पर काम करते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसकी फाइंडिंग्स देखी जाए तो इसमें थोड़ा सा डेटा आपके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो क्या है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स टोटल 133 देशों का हिसाब किताब रखता है, जो लगभग वर्ल्ड लेवल पे टोटल जीडीपी का 95% ग्लोबल लेवल पे कवर करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, नेटवर्क रेडीनेस 103 133 इकोनॉमीज, और जो कि कवर कर रहे हैं 95% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। और लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से यूएस एंड सिंगापुर लगातार पहले और दूसरे पोजीशन पे बने हुए हैं, और थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड है। अब देखिए इसीलिए ये अलग अलग बनाया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने ऊपर ऊपर नाम लिख के दे दिया कि ठीक है कि यूएस एंड फिनलैंड एज वेल एज सिंगापुर टॉप पर है, लेकिन अगर टॉप 3 कंट्रीज इनकम ग्रुप की बात करें तो हाई इनकम कंट्रीज यूएस, सिंगापुर एंड फिनलैंड है। अपर मिडिल कंट्रीज की बात करें तो चाइना, मलेशिया, थाईलैंड है। लोअर मिडिल की बात करें तो वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस। अब देखिए यहीं पर इंडिया का नाम आता है, और अगर इंडिया के आपसे सीधे नाम पूछेगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 49। और अगर लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो रवांडा, युगांडा और मालावी। अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर हाई इनकम और लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ क्लेरिफाई किया है कि किसे आप हाई इनकम कंट्रीज बोलेंगे, किसे आप लो इनकम। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा कि किसका कितना लेवल है, कितनी से कितनी एबव पर्टिकुलर डॉलर के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो हाई इनकम है, पर्टिकुलर के बीच में आ रहे हैं तो मिडिल इनकम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई हमारे लिए ये जो 4 इनकम के लेवल बनाए गए हैं, इसमें से कौन से लेवल के देश, मतलब आपको केवल इनकम का ही बताना है कि कितने इनकम से नीचे वाले लो इनकम में आएंगे, कितने से कितने वाले लोअर मिडिल में आएंगे, कितने से कितने वाले अपर मिडिल में आएंगे, और कितने से अगर ऊपर हो जाए तो वो हाई इनकम कंट्रीज में आएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक। अब मैंने वर्ल्ड बैंक का नाम लिया है तो एक चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी, जिसके हेड भारतीय मूल के ही हैं, जिनका नाम है अजय बंगा, अजय बंगा। इसके बाद एक चीज इसमें और आती है, अलग अलग रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर 6 अलग अलग रीजन है भाई। अफ्रीका, तो इसको थोड़ा सा एक एक सारी चीजें नहीं याद रखनी, लेकिन अफ्रीका की तरफ से मॉरिशस हो गया, अरब की बात करें यूएई हो गया, एशिया पैसिफिक सिंगापुर है, CIS की बात करें तो रशिया इसमें आएगा, यूरोप में फिनलैंड है, और अमेरिका में तो यूनाइटेड स्टेट्स तो आ ही है। तो ये सारी चीजें आपका दैट मीन्स रेडीनेस इंडेक्स से रिलेटेड है।
तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें।